Hi, dear students. I welcome you all in our next lecture regarding ideal gas equation, and that is applications of ideal gas equation. बेटा अभी तक हमने आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया है और आइडियल गैस इक्वेशन को हमने कैसे डिराइव किया, हमने डिफरेंट गैस लॉज को कंबाइन किया और जैसे जिसमें बॉयलर्स ला आता है, चार्ल्स ला आता है, एवोगैड्रोस ला आता है, उन सारे लॉज को कंबाइन करके हमने एक कंबाइंड गैस लॉ के लिए एक इक्वेशन डिराइव कर दी जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। जिन बच्चों ने आइडियल गैस इक्वेशन का डिराइवेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं उनको एक चीज कहता हूं कि पहले वो लेक्चर डिराइवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन वाला लेक्चर पहले वो देखें, उसके बाद वो ये लेक्चर देखेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सो जो आइडियल गैस इक्वेशन थी दैट वाज PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन है जो हमने कल डिराइव की है, PV इज इक्वल टू nRT, इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, यानी कि हमें फायदा क्या मिला ये इक्वेशन डिराइव करने का, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस है वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस इक्वेशन में जो ये R की टर्म इस्तेमाल हो रही है, ये R एक कांस्टेंट है जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमें पढ़ना क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। बिफोर टेकिंग द एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, मैं यहां पे आपको सबसे पहले समझाता हूं ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है ये होता क्या है बेसिकली, और इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन में एक कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ, इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर इसका हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और इसको डिफाइन करने के बाद, इसका वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो आप ये समझ लीजिएगा अच्छे से। तो सबसे पहला पार्ट जो होगा इस लेक्चर का, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो दो चीजें यहां पे करनी पड़ेगी हमें, एक तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा, दूसरा हमें इसका वैल्यू डिराइव करना पड़ेगा। सो जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। इस आइडियल गैस इक्वेशन में अगर आपको ये R का वैल्यू डिटरमाइन करना हो, R का वैल्यू अगर डिटरमाइन करना हो तो N और T को यहां शिफ्ट कर दो, वो डिवाइड हो जाएगा। R विल बी इक्वल टू PV अपॉन PV अपॉन NT। तो यह आ जाती है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जिससे आप R का वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो R का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको एक तो प्रेशर ऑफ द गैस पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस पता होना चाहिए, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक चीज है आपके पास जिससे आप R का वैल्यू अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, मोल कंसेप्ट में one mole of any gas at STP, standard conditions of temperature and pressure। किसी भी गैस का 1 मोल अगर आप लेते हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, या कोई भी गैस ले लो आप, किसी भी गैस का 1 मोल अगर आप लोगे एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, it occupies volume of 22.4 लीटर्स। बेटा ये आपने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा है, एवोगैड्रोस लॉ में, कि कोई भी गैस अगर हम लेते हैं, कोई भी गैस, चाहे हाइड्रोजन गैस लो, चाहे नाइट्रोजन गैस लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लो, कोई भी गैस अगर आप लेते हो, बट कितना, 1 मोल। अगर हम उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर देते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर्स, जिस वॉल्यूम को हम बेटा कहते हैं मोलर वॉल्यूम। सो एज पर एवोगैड्रोस लॉ, अगर हम किसी भी गैस का 1 मोल लेते हैं एट STP,
वो 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम विच इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। अब यहां पे एक चीज समझनी है, सर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना आता है? 273 केल्विन, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड प्रेशर। कोई भी गैस अगर आप 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे लेते हो, 1 मोल गैस वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। तो ये वैल्यूज, ये 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स है, ये टेम्परेचर है इन केल्विन, ये आपका प्रेशर है इन एटमॉस्फेयर, ये वॉल्यूम है इन लीटर्स। तो ये सारे वैल्यूज आप इसमें सबस्टिट्यूट कर दो, इसमें सबस्टिट्यूट कर दो। तो इस प्रेशर का वैल्यू हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम हम लेते हैं 22.4 लीटर्स, एन का वैल्यू लेते हैं 1 मोल, टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन। ये सारे वैल्यूज इसमें सबस्टिट्यूट करते हैं सो दैट हमें आर का जो यहां पे वैल्यू है वो निकलेगा एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो आर इज इक्वल P into V. What is pressure? Standard pressure, 1 atmosphere. 1 atmosphere. V, what is the molar volume at standard pressure? 22.4 liters. 22.4 liters. Divided by number of moles, 1 mole. 1 mole into temperature, standard temperature 273 Kelvin. तो बेटा हमने इस फॉर्मूला में हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर ले लिया, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर ले लिया। तो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो ये सारे वैल्यूज सबस्टिट्यूट करके हमें जो वैल्यू ऑफ आर आएगा, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आएगा 22.4 into 1, दैट इज 22.4 atmosphere liter divided by 273 into 1 mole, that is 273 mole Kelvin. Just 22.4 into 1, that is 22.4, 273 into 1, that is 273 mole Kelvin. तो एक चीज कर लेना आप, 22.4 लीटर्स डिवाइडेड बाय 273, इसको ये डिवाइड करोगे जब आप, तो आर का वैल्यू आएगा 0.0821। जब आप 22.4 लीटर्स को डिवाइड करोगे 273, आपका जो आर का वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर। मोल को ऊपर कर दो, ये आएगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये आएगा आर का वैल्यू। बेटा जब भी आपको आइडियल गैस इक्वेशन में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम उसके रिलेटेड जब भी आएगी, यूजुअली आपको जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वहां पे आर इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है वो आप हमेशा सबस्टिट्यूट करोगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये हमने यहां पे आर का जो है वो वैल्यू हमने यहां पे सबस्टिट्यूट कर दिया। सो हमने आर का वैल्यू यहां पे डिटरमाइन कर दिया है। जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, आइडियल गैस इक्वेशन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आर का वैल्यू चाहिए होगा, तो आर का वैल्यू हमने डिटरमाइन कर दिया है। ये वैल्यू आप उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सबस्टिट्यूट कर सकते हो। आमतौर पे जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है आइडियल गैस इक्वेशन में, आर का यही वैल्यू यूज होता है। लेकिन कभी कभी आर के हमें डिफरेंट वैल्यूज, ये जो आर का वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये जो वैल्यू है आर का, इट इज एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, टेम्परेचर को लेते हैं 273 केल्विन, तब जाके आर का वैल्यू ये आएगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चेंज कर दी, ऑब्वियसली आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट यूजुअली जो हम रिएक्शन करते हैं, कोई भी रिएक्शन, कोई प्रोसेस जो हम कैरी आउट करते हैं केमिस्ट्री में, वो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैरी आउट करते हैं। तो यूजुअली हमें आर का यही वैल्यू सबस्टिट्यूट करना होता है इन डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन इसको छोड़ के आर के कुछ और भी वैल्यूज होते हैं जो आप यूज कर सकते हो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का और एक वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
ये वैल्यू भी आप आर का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको वर्क डन के हिसाब से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या एनर्जी के हिसाब से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी गई हो। या आप आर का और एक वैल्यू ले सकते हैं, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल के बदले में लिख लेता हूं 10⁻⁷ अर्ग्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये दोनों वैल्यूज आर के तब यूज किए जाते हैं जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एनर्जी का कंसेप्ट दिया गया हो। एनर्जी का कंसेप्ट, अगर आपको एनर्जी मतलब एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हो आइडियल गैस इक्वेशन में, तो आर के ये वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर का वैल्यू ये आता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, जो कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने आर का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो है वैल्यू यहां पे डिटरमाइन कर दिया, जो कि आता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आ गया इसका वैल्यू। अब हम इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है इसकी, वो मैं आपको बता देता हूं। वी नो दैट आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को मैं डिफाइन करता हूं। पहले तो मैंने इसका वैल्यू बता दिया। वैल्यू क्या है आर का 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और एक वैल्यू है इसका 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और एक वैल्यू है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो अलग अलग वैल्यूज हैं, वो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कौन से वैल्यूज दिए गए हैं। अगर एनर्जी के वैल्यूज दिए गए हैं आप जूल्स में ले सकते हो या अर्ग्स में ले सकते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वो मैं आपको समझा देता हूं। आर इज इक्वल टू PV divided by NT. You know that R is equal to pressure into volume divided by number of moles into temperature. So I can write it as pressure. Pressure किसके बराबर होता है? Force per unit area. I can write it as force per unit area into volume divided by N is number of moles. Number of moles into T, that is temperature. That is temperature. सो डायमेंशंस में लेता हूं, डायमेंशंस ऑफ आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब डायमेंशंस क्या आएगी, मतलब डायमेंशंस के साथ साथ मैं इसकी डेफिनेशन भी दे देता हूं। फोर्स का यूनिट क्या है, दैट इज न्यूटन। न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया, व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम हियर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब ले लो डिवाइडेड बाय मोल्स के बदले आप यूनिट ले लो मोल, इनटू टेम्परेचर लेते हैं इनटू केल्विन। इन केल्विन टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। सो हम आर को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के साथ साथ हम इसके डायमेंशंस भी लेते हैं। सो आर विल बी इक्वल, यहां पे लेंथ स्क्वायर काट दो आप, यहां से भी लेंथ स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे क्या रहेगा न्यूटन, ये लेंथ स्क्वायर गया इसकी लेंथ स्क्वायर के साथ, तो यहां पे बचेगी एक लेंथ, क्योंकि लेंथ स्क्वायर और लेंथ क्यूब है, लेंथ स्क्वायर हट जाएगा और यहां पे एक लेंथ बचेगी, डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। मोल इनटू केल्विन। अब देख लो बेटा, R is equal to, now this Newton into length, that is force into displacement, force into distance, that is called work. Newton into length, that is force into displacement, that is called work, divided by mole into Kelvin. तो ये आ रही है फाइनल फॉर्मूला, फाइनल डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज वर्क अपॉन मोल इनटू केल्विन। अब हम देखो डेफिनेशन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन पर केल्विन पर मोल ऑफ द गैस। अगर आप एक सिस्टम में, एक सिलेंडर में गैस लेते हो, एक सिलेंडर, ये देखो, ये सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर है, इसमें आपने गैस रख लिया है, ऊपर ये पिस्टन है, ये पिस्टन है बेटा, अंदर से इसमें हमने गैस रख दिया है। तो गैस कितना रखा है, 1 मोल, समझो 1 मोल गैस रखा है हमने, 1 मोल गैस इसमें। अगर हम 1 डिग्री केल्विन इसका टेंपरेचर इंक्रीज कर देते,
इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और ये गैस की एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये गैस में मूवमेंट ज्यादा आ जाएगी और ये पिस्टन को हिट करेगा और पिस्टन ऊपर चला जाएगा। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इस गैस का, गैसोस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब गैसोस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये गैसोस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो पिस्टन को धक्का कौन दे रहा है, गैस दे रहा है। ये गैस जो धक्का दे रहा है किसको, पिस्टन को, यानी कि गैस वर्क कर रहा है अगेंस्ट टू द पिस्टन। तो जब आप हीट कर रहे हो गैस को, तो गैस आपका एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ऑन व्हाट, पिस्टन। तो पिस्टन को धक्का लग रहा है, नीचे से धक्का लग रहा है, या ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि यहां पे गैस जो है वो पिस्टन को धकेल रहा है ऊपर की तरफ। यानी कि वर्क कौन कर रहा है, यहां पे गैस कर रहा है। वो गैस कितना वर्क कर रहा है, एक मोल गैस या पर मोल गैस कितना वर्क कर रहा है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे, पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर जब आप करोगे, तो आपका पर मोल ऑफ गैस कितना वर्क करेगा, यहां पे वही रिप्रेजेंट करता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो यू कैन डिफाइन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज द वर्क डन पर डिग्री पर मोल ऑफ द गैस। कितना वर्क करता है आपका गैस, जब इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो इन केल्विन, तो ये गैस आपका कितना वर्क डन करता है अगेंस्ट द पिस्टन, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो इसको हटा देते हैं बेटा। सो हमने स्टार्ट क्या किया था लेक्चर, एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने पहले बोला था आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन स्टडी करने से पहले हम पहले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, जो कि हमने किया। और हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के वैल्यूज डिराइव करते हैं, वो भी हमने कर दिए। इसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं ऑन द पोर्शन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है वो मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। सो सबसे पहली एप्लीकेशन जो आएगी, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, देख लो बेटा, मैं आपको समझाता हूं आइडियल गैस इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन क्या है। हमने कल के लेक्चर में जो आइडियल गैस इक्वेशन का पहला लेक्चर हमने कल पढ़ाया, उसमें हमने पढ़ा कि पीवी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये जो रेशो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू के। ये हमने कल, अगर किसी को पता नहीं होगा सर ये इक्वेशन कहां से आ रही है, वो आइडियल गैस इक्वेशन का डिराइवेशन वाला लेक्चर फिर से एक बार देख ले। आइडियल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा था द रेशो ऑफ पीवी अपॉन टी दैट इज इक्वल टू के। अब देख लो, चाहे प्रेशर और वॉल्यूम कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, जो इनका रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। ये हमने कल आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा। सो अगर मैं प्रेशर रखता हूं P1, वॉल्यूम रखता हूं V1 और टेम्परेचर रखता हूं T1, इनका जो रेशो है वो भी कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि हम आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ते हैं द रेशो ऑफ दीज इज ऑलवेज इक्वल टू के। चाहे प्रेशर कम हो ज्यादा हो, वॉल्यूम कम हो ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो, इनका जो रेशो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर आएगा। लाइकवाइज अगर मैं प्रेशर को P2 रखता हूं, वॉल्यूम को V2 रखता हूं और टेम्परेचर T2 रखता हूं, तो फिर से इनका जो रेशो आएगा वो के बराबर होगा। सो एज पर आइडियल गैस इक्वेशन द रेशो ऑफ PV अपॉन T दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मींस P1 V1 अपॉन T1 दैट विल आल्सो बी इक्वल टू K, and P2 V2 upon T2 that will also be equal to K. So what I am going to write here as P1 V1 upon T1 is equal to K, P2 V2 upon T2 that is also equal to K. That means these two terms will be equal. P1 V1 upon T1 that will be equal to P2 V2 upon T2. तो बेटा यहां पे पहुंच गए हम एज पर आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है, आइडियल गैस इक्वेशन ये भी है, लेकिन उसकी और एक फॉर्म P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब देख लो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको इनिशियल कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पता है और आपको फाइनल वॉल्यूम भी पता है, फाइनल टेम्परेचर भी पता है, आपको पूछा गया है आप इस गैस का फाइनल प्रेशर P2 मालूम करके दीजिए, तो जब P1 भी पता होगा, V1 भी पता होगा, T1 भी पता होगा, V2 भी पता होगा, T2 भी पता होगा, आप P2 को डिटरमाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन
ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। या आपको वॉल्यूम पता है एट P1 V1, आपको V1 वॉल्यूम पता है एट P1 V1। अब आपसे पूछा गया है आप V2 मालूम कीजिए एट P2 T2, और वैल्यूज दिए गए हैं। P1 V1 T1 के वैल्यूज दिए गए हैं, P2 T2 के वैल्यूज दिए गए हैं, आपको पूछा गया है V2 का वैल्यू बताइए। दैट मीन्स द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन इज दैट if the volume, initial volume at certain conditions is known, we can determine the final volume at other conditions। ये आपकी आती है आइडियल गैस इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन। और ये चीज याद रखिएगा, इस फॉर्मूला के रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं। आपको P1 T1 देके होगा, V1 भी देके होगा, P2 T2 देके होगा, आपसे पूछा जाएगा V2 के बारे में। या आपको ऐसे पूछा जाएगा, आपको P1 दिया गया होगा, V1 दिया गया होगा, T1 दिया गया होगा, V2 P2 दिया गया होगा, आपको T2 पूछा जाएगा। तो इजी है ये कंसेप्ट, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम P1 V1 T1 अगर हमें पता हो, हम P2 V2 से P2 T2 से V2 डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये सारी टर्म्स दी गई है तो V2 दिया गया है, T2 दिया गया है, हम P2 को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज काम करता हूं, इस वीडियो के एंड में मैं बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस वीडियो के साथ अटैच कर देता हूं, वो आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जिसमें इस फॉर्मूला के रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी गई होगी। तो आगे चलते हैं। सो व्हाट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन? We can determine the volume of gas at some conditions provided the volume of the same gas at other conditions is known। तो ये आ गई एक एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सेकंड एप्लीकेशन लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, with the help of ideal gas equation, आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से, with the help of ideal gas equation, we can determine the density of gas. We can determine the density of gas. आइडियल गैस इक्वेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम गैस की डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो देख लो बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन है क्या? PV इज इक्वल टू nRT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। सर आइडियल गैस इक्वेशन से हम डेंसिटी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो मैं समझा देता हूं। पहले मैं इसको हटा देता हूं। ये चीज आप नोट डाउन कर दीजिएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी गैस की डेंसिटी, स्पेशली आइडियल गैस की डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देख लो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देख लो बेटा, विद द हेल्प ऑफ PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इससे हम कैसे डेंसिटी ऑफ गैस डिटरमाइन करेंगे। तो यहां पे PV इज इक्वल टू nRT है। ये जो n है, n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये n किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, दैट इज द गिवन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज m डिवाइडेड बाय m, कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो ये n का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो PV विल बी इक्वल टू n के बदले m डिवाइडेड बाय m, गिवन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इनटू RT। एक चीज कर लो बेटा, ये जो m है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, इसको यहां शिफ्ट कर दो, वॉल्यूम को यहां पे डिवाइड कर दो। इट विल बिकम PM विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय V इनटू RT। बेटा समझ तो आ गया होगा। हमने m को यहां पे ले लिया और v को यहां पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही है PM, that is the product of pressure and molecular mass of the gas, that is equal to mass, given mass of gas divided by volume of the gas into RT। R का वैल्यू तो पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देख लो एक चीज करते हैं, PM जो है that is equal to what is m upon v, mass upon volume is called density, m upon v, mass per unit volume, that is called as density। उसके बदले हम d लिखेंगे, density सीधे, density into RT।
सो यहां पे डेंसिटी का आइडिया आपको मिल रहा होगा, m अपॉन v, द मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। इसको हटा दो बेटा, इसको हटा दो। सो हमें क्या चाहिए थी, डेंसिटी ऑफ गैस। आइडियल गैस इक्वेशन की ये एप्लीकेशन है कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम गैस की डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो डेंसिटी किसके बराबर आएगी, डेंसिटी ऑफ गैस, और रादर आइडियल गैस की डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, दैट विल बी इक्वल टू पीएम, ये आरटी को यहां डिवाइड कर दो, डेंसिटी ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू पीएम डिवाइडेड बाय आरटी। तो ये आ जाएगी फॉर्मूला। अगर आपको गैस की डेंसिटी डिटरमाइन करनी हो, आपको प्रेशर पता होना चाहिए, गैस का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू पता ही है, टेम्परेचर पता होना चाहिए, आप किसी भी गैस का जो है डेंसिटी मालूम कर सकते हो। आपके लिए मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोड़ देता हूं, वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, यहां पे लिख लेता हूं, एक क्वेश्चन है आपके पास, एट 2 atmosphere pressure, at 2 atmosphere pressure and 273 Kelvin temperature, प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और टेम्परेचर उसको आपने दिया है 273 केल्विन। इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की डेंसिटी आप मालूम कीजिएगा। तो डेंसिटी किसके बराबर होगी, डेंसिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी किसके बराबर होगी, प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर इनटू मॉलिक्यूलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का है 16 प्लस 16 दैट इज 32, प्लस कार्बन का 12 दैट इज 44, दैट इज 44 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू 0.0821 इनटू टेम्परेचर लोगे 273 केल्विन। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आप 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे लेते हो, टेम्परेचर देते हो 273 केल्विन, और आपको पूछी गई है इसकी डेंसिटी, ये फॉर्मूला यूज करके आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हो। हमने प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर ले लिया, एंड यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा 44 AMU आएगा, मैंने 44 ले लिया यहां पे, और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू है 0.0821, और टेम्परेचर जो है वो आएगा 273 केल्विन। तो ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करो आप, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी आ जाएगी 2 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये थी और एक एप्लीकेशन किसकी, आइडियल गैस इक्वेशन की, जो हमने यहां पे क्लियर की। इसके साथ साथ आपको पूछा गया, आपको अब थर्ड एप्लीकेशन लेंगे। थर्ड एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन क्या थी, P1 V1 upon T1 that is equal to P2 V2 upon T2. That means if the volume V1 at P1 and if the volume V1 at P1 and T1 are known, we can find the volume V2 if the values of P2 and T2 are given. So वो पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन क्या थी, we can determine the density of any gas with the help of ideal gas equation, and for the density the formula was what, PV divided by density of gas was equal to PM divided by NT RT। तो देख लीजिए थर्ड एप्लीकेशन क्या है। थर्ड एप्लीकेशन, molecular mass of any gas can be determined by आइडियल गैस इक्वेशन। ये बेटा समझ लो आप, एक तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से किसी भी गैस का डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, और साथ ही में हम किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास, स्पेशली आइडियल गैस का, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है 44 AMU, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या है 2 AMU है, अगर आप नाइट्रोजन गैस का 14 + 14 दैट इज 28 AMU है। लेकिन अगर आपको वैल्यूज पता नहीं है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके आप किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। देख लो बेटा कैसे, मॉलिक्यूलर मास एप्लीकेशन नंबर थर्ड,
आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन नंबर थर्ड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। सर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं, आप देख लीजिए कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी तो देख लो बेटा, पीवी इज इक्वल टू, अब m जो है यहां पे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, n किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो n के बराबर बदले में लिखता हूं m गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू RT। सो एक चीज कर लो, ये जो m है, m क्या है, मॉलिक्यूलर मास, यही हमें मालूम करना है। तो m को यहां ले जाओ, pv को यहां डिवाइड कर दो। सो m विल बी इक्वल टू m गिवन मास डिवाइडेड बाय pv इनटू RT। अब बेटा देख लो आप, ये आ रही है आपके पास फॉर्मूला, molecular mass of any gas that is equal to given mass of gas divided by pressure into volume into R into T। so अगर हमें given mass दिया गया हो, प्रेशर दिया गया हो, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया हो, टेम्परेचर गैस दिया गया हो, R का वैल्यू पता है, हम किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन आप ले लो यहां पे, वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। हम किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो देख लो बेटा एक चीज यहां पे देख लो एक चीज, अगर मैंने आपको दिया है एक अननोन गैस है, एक अननोन गैस है, मुझे पता ही नहीं गैस कौन है, कोई भी अननोन गैस दिया गया है, उसको लिया गया है एट 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर उसको दिया गया। एक अननोन गैस है, मुझे उसकी फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो उसको हमने प्रेशर कितना दिया है 3 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर जो हमने उसको सप्लाई किया है दैट इज 300 केल्विन। 300 केल्विन हमने उसको टेम्परेचर दे दिया, हीट अप कर दिया उसको, और उसका गिवन मास, अननोन गैस जो है उसका जो मास दिया गया है दैट इज 2 ग्राम्स। अब देख लो, प्रेशर भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, गिवन मास भी आ गया। आपसे पूछा गया है इस गैस का, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास आप डिटरमाइन करके दो। मॉलिक्यूलर मास आप कर सकते हो, बहुत इजी है, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है। सो आपको अननोन गैस दिया गया है कितने ग्राम्स, 2 ग्राम दिया गया है, वो है आपका गिवन मास, यानी कि 2 ग्राम्स दिया गया है किसके, अननोन गैस के, जिसको 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया गया और टेम्परेचर 300 केल्विन पे उसको रखा गया। आपसे पूछा गया है उस अननोन गैस का आप मॉलिक्यूलर मास प्रिडिक्ट कर दीजिए, आप बता दीजिए वो कितना होगा। सो मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल, अब मास कितना है, गिवन मास कितना है 2 ग्राम, 2 डिवाइडेड बाय P इंटू V। अब प्रेशर जो है, एक चीज हमें और चाहिए, एक चीज हमें चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, और अननोन गैस 2 ग्राम्स है, 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 300 केल्विन टेम्परेचर पे, इसका वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 20 लीटर्स, 20 लीटर्स अननोन गैस है, 2 ग्राम्स दिया गया है, 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और इतने टेम्परेचर पे वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है फॉर एग्जांपल 2 लीटर्स। 2 लीटर्स अननोन गैस 2 ग्राम्स, 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 2 लीटर्स। अब आपसे पूछा गया है आप इस गैस का मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो मॉलिक्यूलर मास हम ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय P into V, प्रेशर इज 3 लीटर्स, 3 एटमॉस्फेयर्स into volume is 2 liters into R. R is what? Universal gas constant 0.0821 liter atmosphere Kelvin inverse mole inverse into temperature जो आएगा Kelvin में into 300 कर दो आप। तो ये सारा कैलकुलेट करो आप खुद से, ये सारा कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास का। So with this we have completed the overall applications of ideal gas equation। बेटा जो बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड होंगी, आइडियल गैस इक्वेशन के रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। आपकी जो पहली एप्लीकेशन है P1 V1 upon T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 upon T2, उसके रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वो मैं वीडियो के एंड पे, या मैं दूसरा वीडियो बनाता हूं या मैं इसी वीडियो के एंड पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटैच कर देता हूं, वो आप पढ़िएगा, समझिएगा और नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पे। और फिर आपका दूसरी एप्लीकेशन जो डेंसिटी ऑफ गैस, मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहां पे दिखा दी थी, उसके रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस सिंपल सी फॉर्मूला है MPVRT के वैल्यूज पता होने चाहिए, आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिटरमाइन कर सकते हो। इसके रिलेटेड भी जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते होंगे वो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर देता हूं, या मैं अलग से और एक वीडियो बनाता हूं,
इसके लिए. So this was all about the applications of ideal gas equation. Soon we will be coming with new lecture regarding the states of matter. Till then, Khuda Hafiz.